नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप सब लोग बेहतर होंगे। मैं पंकज शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, हम इस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं एमपीपीएससी मेंस के सिलेबस को और वर्तमान में हम एमपीपीएससी मेंस के पेपर नंबर 2 के सेक्शन बी में दिए गए समाजशास्त्र विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इसका ये हमारा आज सेकंड लेक्चर है। इसका जो पहला लेक्चर रहा है उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि समाजशास्त्र क्या है, इसका सामान्य परिचय दिया, एक विषय के तौर पर समाजशास्त्र कैसे स्थापित हुआ आधुनिक समय में, मैंने उसको आपको बताया। साथ ही साथ मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि समाज क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या है आदि चीजों को लेकर। इसके अलावा मैंने पहले लेक्चर में आप लोगों को एमपीपीएससी मेंस में समाजशास्त्र की क्या स्थिति वो भी समझाई। मैंने आपको 2014 से पहले की स्थिति और 2014 से क्या स्थिति समाजशास्त्र की वो बताते हुए ये भी बताया था कि 2024 में जो नया सिलेबस नया पैटर्न आया है उसमें किस तरीके से समाजशास्त्र को एक महत्वपूर्ण विषय के तौर पर स्थापित कर दिया गया है। पहले इसका वेटेज बहुत कम होता था, लेकिन नवीनतम सिलेबस में हम देखें तो पेपर नंबर 2 का सेक्शन बी पूरा के पूरा 150 अंक का समाजशास्त्र का दे दिया है। इसका मतलब ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो जाता है अगर आप मेंस के एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो तो। मेरी यह पूरी कोशिश है कि लगातार इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से आपको ये सिलेबस कंप्लीट करवा दूं, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बाकी सब चीजें आपको कंप्लीट करवा दूं ताकि एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। दोस्तों, क्लियर है? आज इसका हमारा जो सेकंड लेक्चर है, इस सेकंड लेक्चर को शुरू करने से पहले ऐसे लोग जो पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, जो पहली बार मुझे देख रहे हैं चैनल पे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आपकी तैयारी को कंटिन्यू कर पाए। दोस्तों, क्लियर है? साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, उनको बताइएगा कि हम लोग यहाँ पर पूरा एक सेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं। और पहली बार जुड़ने वाले लोग पहला लेक्चर भी देख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं पहले तो मैं आपको वो बता देता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले समाज की भारतीय संकल्पना, और दूसरा टॉपिक हम देखेंगे कुटुंब। कुटुंब और समाज की भारतीय संकल्पना, ये टॉपिक हम आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम भारतीय संकल्पना पर बात करेंगे, फिर हम कुटुंब के टॉपिक पर बात करेंगे। कि पहले ही टॉपिक है आपके यूनिट 1 के और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आधारभूत टॉपिक है। दूसरे टॉपिक के लिए आधार का काम भी करते हैं। सबसे पहले समाज की भारतीय संकल्पना। अगर हम भारतीय समाज की बात कर लें, संकल्पना से पहले समाज की बात कर लें, तो याद रखिएगा कि विश्व के प्राचीनतम जो सामाजिक व्यवस्था है उन व्यवस्था में एक है भारत की सामाजिक व्यवस्था। स्थिर सामाजिक व्यवस्थाओं में भारत की सामाजिक व्यवस्था है जो 5000 वर्षों से लगातार चलती आ रही है। समय के हिसाब से इसमें बदलाव भी हुए हैं, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि एक सुदृढ़ रूप में भारत की सामाजिक व्यवस्था हमें दिखाई पड़ती है। इस सामाजिक व्यवस्था में अगर हम संकल्पना की बात करते हैं तो हमें यह दो इंपॉर्टेंट चीजें समझना है। दो इंपॉर्टेंट चीजें कैसी? एक तो हम इसको पारंपरिक संकल्पना के तौर पर देखते हैं, दूसरा हम इसका आधुनिक स्वरूप देखते हैं। तो इसका आधुनिक स्वरूप भी देखेंगे और पारंपरिक स्वरूप भी हम यह देखने वाले हैं कि पारंपरिक रूप में भारतीय संकल्पना क्या है समाज की, और इसका आधुनिक रूप में भारतीय समाज की हम लोगों को क्या संकल्पना दिखाई पड़ती है। ठीक है, अब इसका सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं? सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं पारंपरिक रूप। जब हम पारंपरिक की बात करते हैं, ट्रेडिशनल वे में संकल्पना की बात करते हैं, तो यहाँ हमें वे चीजें दिखाई पड़ती हैं जो पुराने समय से आज तक हमें देखने को समाज में मिलती हैं, जो हमारे समाज का पहले आधारभूत स्तंभ रहे हैं। उन चीजों को हम पारंपरिक व्यवस्था के अंतर्गत देखते हैं। दोस्तों, जैसे इसमें सबसे पहले हमको दिखाई पड़ेगा वंशानुगत सिद्धांत। हमारे देश में जो समाज की व्यवस्था है उसमें वंशानुगत सिद्धांत को अपनाया जाता है। और वंशानुगत सिद्धांत में आप एक तो मातृवंशी व्यवस्था को भी देखते हैं, दूसरा आप पितृवंशी व्यवस्था को भी देखते हैं, और कुछ जगहों पर आप ये दोनों व्यवस्थाओं को भी देखते हैं। तो हमारे यहाँ पर जैसे जैसे विविधताएं हैं,
अलग अलग प्रकार की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। उत्तर भारत में अलग, दक्षिण भारत में अलग, मध्य भारत में अलग, पूर्वी भारत में अलग। तो हर जगह पर हमको इस व्यवस्था में भी अलग अलग चीजें दिखाई पड़ती हैं पहले से ही। तो पितृवंशी मातृवंशी दोनों हम लोगों को वंशानुगत सिस्टम हमें देखने को यहाँ मिलता चला आ रहा है। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि वंश परंपरा को बहुत माना जाता है। कहा जाता है कि परिवार जो है, जो वंश है, वो निरंतर बढ़ते रहना चाहिए और इसके लिए हमारे यहाँ पर वैवाहिक संबंधों जैसी व्यवस्था भी हम लोगों को देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं भले ही वो मातृवंशी की बात कर लें, पितृवंशी की बात कर लें, दोनों की बात कर लें, भारतीय समाज में हम देखें या समाज की भारतीय संकल्पना में हम देखें तो वंशानुगत व्यवस्था को बहुत महत्व दिया जाता है, बहुत महत्व दिया जाता है। हालांकि अगर हम प्रारंभिक समय में बात करें तो ये वंश प्रणाली में ज्यादा विश्वास नहीं करते थे, लेकिन फिर भी हम देखें वैदिक काल के बाद से वंश परंपरा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो हमारे समाज का हिस्सा है। दूसरा है वर्ण व्यवस्था। दोस्तों, वर्ण व्यवस्था हमारे समाज का आधारभूत स्तंभ है। अगर हम देखें तो हमें यहां दिखाई पड़ेगा कि भारत में सबसे पहले वैदिक काल में देखें, वैदिक काल से ही हम लोगों को वर्ण व्यवस्था दिखाई पड़ती है। इसके पहले हम जाएं तो सिंधु सभ्यता का समय आता है। ये सिंधु सभ्यता जो रही है, यहां पर हमको वर्ण व्यवस्था देखने को नहीं मिलती। यहां पर वर्ण व्यवस्था नहीं थी, यहां पर वर्ग व्यवस्था, यहां पर क्या थी? वर्ग व्यवस्था थी। लेकिन वैदिक काल से हम देखें, वर्ण व्यवस्था हमारी सामाजिक व्यवस्था का एक आधार रही है और सबसे पहले इसके बारे में जो उल्लेख किया गया है वो ऋग्वेद साहित्य में किया गया है। ऋग्वेदिक साहित्य की हम जब बात करते हैं तो यहां हमें देखने को मिलेगा सबसे पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो आपको याद रखना है कि ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। ये 10 मंडल जो हैं, इसमें जो 10वां मंडल है, इसमें आपको मिल जाता है पुरुष सूक्त। इस पुरुष सूक्त में सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का वर्णन जो है वो किया गया था। और यहां क्या कहा गया है? यहां कहा गया है कि ब्रह्मा से इन चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है। कहा गया कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण आता है, भुजाओं से क्षत्रिय आया है, जांघों से वैश्य आया है और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। तो ये 4 वर्ण जो हैं ये हमारे यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं वैदिक काल से ही, बहुत साल पहले से हम लोग देख रहे हैं और ये हमारे पूरी व्यवस्था का आधार है। हम वैदिक काल से शुरू करें तो आज तक हम लोगों को हमारी पूरी व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था दिखाई पड़ती है। वो कोई सा भी समय आप ले लीजिए, आज भी हम देखें तो समाज में हमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण दिखाई पड़ते ही हैं। तो वर्ण व्यवस्था हमारे इस सामाजिक व्यवस्था का आधार है, जो कि ऋग्वेद में वर्णित की गई थी सबसे पहले 10वें मंडल पुरुष सूक्त में, और ब्रह्मा से 4 वर्णों की उत्पत्ति यहाँ बताई गई थी। हालांकि इस समय पर जो बदलाव आया, वो बदलाव ये आया है कि यहाँ पर वर्ण व्यवस्था जो थी वो कर्म आधारित थी। यहाँ पर कर्म आधारित हम लोगों को व्यवस्था देखने को मिल रही थी, और जैसे जैसे समय बदलता चला गया वैसे वैसे ये जन्म आधारित हो गई। तो कर्म मूलक व्यवस्था शुरू हुआ था, ये जन्म मूलक व्यवस्था में बदलता चला गया। लेकिन हमारे इस समाज की भारतीय संकल्पना में हम देखें, पारंपरिक समाज में अगर हम देखें तो वर्ण व्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। 4 वर्ण हमारे समाज में दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पुरुषार्थ का मानकीय ढांचा। हमारे यहाँ पर अगर हम मानक की बात करते हैं तो मानक स्टैंडर्ड जो है वो हमारे यहाँ पर किसके द्वारा स्थापित है? तो वो पुरुषार्थ के द्वारा स्थापित है। अगर हम भारतीय शास्त्रों को देखते हैं तो यहाँ हमें 4 पुरुषार्थ देखने को मिलते हैं। कितने पुरुषार्थ देखने को मिलते हैं? 4 पुरुषार्थ देखने को मिलते हैं। ये 4 पुरुषार्थ कौन से हैं? तो यहाँ आप याद रखेंगे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ जो होते हैं ये हमारे समाज की भारतीय संकल्पना में, पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था में देखने को मिलते हैं। और कहा जाता है कि इन पुरुषार्थों की सिद्धि ही आपके जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है। आप जो भी क्रियाएं करते हैं, कर्म करते हैं, उनका उद्देश्य इन पुरुषार्थों की पूर्ति करना होता है। आप धर्म, अर्थ, काम पुरुषार्थों की सिद्धि करते हुए मोक्ष की तरफ जाना चाहते हो, अंतिम लक्ष्य जो होता है वो मोक्ष होता है।
ये भारतीय संकल्पना है समाज की, जिसमें हमको पुरुषार्थ की व्यवस्था देखने को मिलती है। पुरुषार्थ हमारे सामाजिक व्यवस्था में एक मानकीय ढांचा हमें उपलब्ध करवाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में बात कर ली? पुरुषार्थ की बात कर ली, वंशानुगत सिद्धांत की बात की, वर्ण व्यवस्था की बात की है हमारे इस सामाजिक सिस्टम में। नेक्स्ट हम लोग देखें इसी में, तो आपको देखिएगा कि विशेष धार्मिक वर्ग, हमारा जो सामाजिक व्यवस्था है, हमारी इस सामाजिक व्यवस्था में हम लोगों को धार्मिक वर्ग की भी व्यवस्था देखने को मिलती है। हम यहाँ पर हिंदू की बात कर लें, हम यहाँ पर मुस्लिम्स की बात कर लें, हम यहाँ पर सिख की बात कर लें, तो हमारे यहाँ पर विशेष धार्मिक वर्ग की मौजूदगी है और ये पारंपरिक भारतीय समाज की संकल्पना का एक आधार है। हालांकि अगर हम प्रारंभ से बात करते हैं दोस्तों, तो प्रारंभ से हमें केवल एक धर्म की व्यवस्था देखने को मिलती है, सनातन। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि बौद्ध की संकल्पना हमें देखने को मिली, हम लोगों को जैनिज्म की संकल्पना देखने को मिली, आगे जाकर हमारे देश में इस्लाम का आना हुआ, और जब हमारे देश में इस्लाम का आना हुआ तो हमें इस्लाम की व्यवस्था भारत में देखने को मिली, और आगे जाएंगे तो भारत में ईसाई जो है इस व्यवस्था का आना हुआ तो ईसाईयत की व्यवस्था देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं भारत में हम हर धर्म की व्यवस्था देख रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि भारत के जो पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था है उसमें हमें विशेष धार्मिक वर्ग जो है इनकी भूमिका देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखें, जाति अनुसार बर्ताव जो है वो हमारे पारंपरिक समाज का एक हिस्सा है। हमारे देश में क्या होता है दोस्तों, पहले हम लोगों ने देखा कि वर्ण व्यवस्था आई थी, और जब वर्ण व्यवस्था आई तो इसका बाद में जाके और विकृत स्वरूप हम लोगों को देखने को मिला। इसका विकृत स्वरूप देखने को मिला कि जातियां स्थापित होने लगी, जातियों से हम लोग उपजाति की तरफ बढ़ते चले गए। तो आज हमारे देश में क्या हुआ है, पूरे समाज में कई सारी अलग अलग प्रकार की जातियां देखने को मिलती हैं। अब ये अलग अलग प्रकार की जो जाति और व्यवस्था हम लोगों को देखने को मिलती हैं, उसमें ये किया जाता है कि जाति के अनुसार बर्ताव किया जाता है। अगर कोई उच्च कास्ट में रखा गया तो उससे अलग बर्ताव होगा, कोई मध्यम स्तर पर रखा गया तो उससे अलग बर्ताव होगा, अगर कोई निम्न कास्ट में रखा गया तो उसका एक अलग बर्ताव होता था। ये पारंपरिक भारतीय समाज की अवधारणा में हम लोग देखेंगे कि क्या चीजें मौजूद थी, क्योंकि जाति व्यवस्था जो है इसमें एक स्तंभ के रूप में मान लिया गया और जाति देकर लोगों से बर्ताव किया जाने लगा। ये एक अलग पहलू भारतीय समाज की जो हम लोगों को व्यवस्था देखने को मिलती पारंपरिक, उसमें हमें देखने को मिलता है। तो एग्जाम में आप लोगों से पूछेगा कि भारतीय संकल्पना क्या है समाज की, तो आप बताएंगे कि भारतीय जो संकल्पना है समाज की उसको हम दो रूपों में बांट के देख सकते हैं। पारंपरिक समाज जो होता है उसमें वंशानुगत सिद्धांत, वर्ण व्यवस्था, पुरुषार्थ, विशेष धार्मिक वर्ग और जाति अनुसार बर्ताव की व्यवस्था में देखने को मिलती है। वहीं अगर हम आधुनिक समाज की बात करें, सेकंड जो है वो आधुनिक समाज की है, तो आधुनिक समाज की व्यवस्था हम लोगों को दोस्तों ये संविधान के साथ देखने को मिलती है। संविधान के साथ क्यों? क्योंकि हम लोग पहले जिस पिछड़े वातावरण में रह रहे थे, जिस प्रकार की स्थिति हमारे देश में मौजूद रही, रूढ़िवादिता रही, अंधविश्वास रहा, पिछड़ापन रहा, अशिक्षा रहा, उस वातावरण में जो पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था की जो स्थिति थी वो ज्यादा हमारे समाज में चलती रही। जब हमने इससे थोड़ा सा आगे बढ़ने की बात की और आजादी के बाद एक बेहतर विश्व के सबसे बड़े संविधान को अपनाया और संविधान के तहत जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया, तो समाज की जो संकल्पना है उसमें हम लोगों को थोड़ी सी बदलाव जरूर देखने को मिले। हालांकि स्थिति बहुत गंभीर थी, इस वजह से आज भी हमारे देश में पारंपरिक जो ढांचा है उसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं। आज भी हमारे देश में कई जगह पर जाति प्रथा को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, धार्मिक तत्व बहुत ज्यादा बोल सकते हैं कि हावी रहते हैं, वर्ण आश्रम की व्यवस्था बहुत ज्यादा हावी रहती है, पुरुषार्थ को आज भी हमारे देश में इंपॉर्टेंट दिया जाता है। ये सब चीजें हैं, परंतु संविधान लागू जब हुआ, कब हुआ? 26 जनवरी 1950 से। इसके बाद से हमारे देश में एक आधुनिक समाज की संकल्पना देखने को मिल रही थी, जिसमें
संविधान आधारित हम लोगों को व्यवस्था देखने को मिली। भारतीय संविधान में एक समानता वाली स्थिति स्थापित करने का प्रयास किया गया कि हमारे देश में जो वर्ण के आधार पर, जो जाति के आधार पर भेदभाव होता है, उस भेदभाव को समाप्त करने की जरूरत है और उस भेदभाव को समाप्त करके सभी को एक समान स्थिति उपलब्ध करानी होगी। इसलिए समाज को, हम लोगों को एक समानता मूलक समाज की तरफ बढ़ाना होगा। ऐसा हमें संवैधानिक आधारित व्यवस्था के तहत देखा गया। और भारतीय संविधान में अगर हम प्रारंभिक तौर पर ही देखें, आर्टिकल 15 में, आर्टिकल नंबर 14 में, आर्टिकल नंबर 16 में, आर्टिकल नंबर 17 में ऐसे प्रावधान किए गए जिनके अंतर्गत हम देखते हैं कि एक प्रकार से आधुनिक समाज की स्थापना की जाएगी, जिसमें हर प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने की बात रखी गई, जिसमें समानता मूलक व्यवस्था स्थापित करने की बात की गई। और यही भारतीय संविधान की आधुनिक संकल्पना हम लोग देखते हैं दोस्तों। यही दूसरा देखिए कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों को मान्यता देना प्रारंभ कर दिया। मतलब देखिए कि समाज भी कैसा हो, समाज जो हो वो भी लोकतांत्रिक हो। लोकतांत्रिक समाज का मतलब भी यह समझ लीजिएगा, लोकतांत्रिक समाज से यहां मतलब है कि सभी को समान अवसर, समान व्यवस्था उपलब्ध करानी चाहिए। समान अवसर, समान व्यवस्था उपलब्ध कराने की जो व्यवस्थाएं भारत के संविधान में की गई हैं, वो एक प्रकार से इसके माध्यम से लोकतांत्रिक सिद्धांतों को मान्यता देने की व्यवस्था हमें हमारे देश में देखने को मिल रही है। यहां समानता आधारित समाज की स्थापना लक्ष्य रखा गया है और यहां पर समानता जो होगी वो परिस्थिति प्लस अवसर दोनों ही चीजों में हमें देखने को मिलेगी कि सभी को समान परिस्थिति उपलब्ध कराई जानी होगी और सभी को समान अवसर भी उपलब्ध कराए जाने होंगे। तो ये जो संविधान के तहत भारतीय समाज को एक स्थापित करने की तरफ आगे बढ़ते हैं, कि हमें समाज की एक आधुनिक संकल्पना जो है वो हमको दिखाई पड़ रहा है, आधुनिक समाज हमें दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि आज भी हमारे देश के सामाजिक सिस्टम में हम देखें तो जो पारंपरिक व्यवस्था है वो आज भी हमारे सिस्टम में हावी है। जो पारंपरिक समाज के सिद्धांत हैं वो भी हमारे देश में समाजों में बहुत ज्यादा हावी होते हैं। तो ये चीजें हम लोगों को यहाँ देखनी थी। तो एग्जाम में पूछेगा कि भारत में जो समाज की भारतीय संकल्पना उसको लेकर क्या आप जानते हैं। तो हमने इसको दो भागों में बांटकर देखा, एक पारंपरिक समाज में देखा, एक आधुनिक समाज में देखा। पारंपरिक समाज का अलग ढांचा है, आधुनिक समाज का एक अलग ढांचा है। जब आपको ये संकल्पना या इसकी व्यवस्था समझ में आती है, फिर आप दूसरे नंबर पर देखते हैं कि भारतीय समाज की क्या विशेषता है। क्योंकि आप देखिए, आप मेंस का पेपर लिखने वाले हो और जब आप मेंस का पेपर लिखने वाले हो तो आपसे यहाँ पर प्रश्न वो पूछेगा, या तो वो आपसे 2 अंक का प्रश्न पूछेगा, या आपसे वो पूछेगा कितने अंक का प्रश्न, 7 अंक का प्रश्न पूछेगा, या वो आपसे 10 अंक का प्रश्न पूछेगा। तो किसी भी आधार पर आपसे कितने भी अंक का प्रश्न पूछ ले, आपको उत्तर आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो आपसे ये पूछेगा कि समाज से आप क्या समझते हैं, भारतीय समाज की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो इस प्रश्न को आप लिखने का प्रयास करिएगा कि समाज क्या होता है और भारतीय समाज की कौन कौन सी विशेषता है। तो पहले आप लिख लीजिएगा 2 लाइन में समाज क्या होता है, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, और भारतीय समाज की विशेषताएं आप यहां से उठा के लिख दीजिएगा पॉइंट वाइज। तो ऐसे आपको आपका उत्तर क्या है बनाना पड़ेगा। यहां पर हमारा ये प्रयास है कि हम इसको बेहतर तरीके से कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो भारतीय संकल्पना आपने देखी समाज की। अब हम भारतीय समाज की विशेषताओं को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राचीन और स्थायित्व। भारत का जो समाज है वो नवीन नहीं है। अब भारत के इतिहास को 5000 वर्ष पुराना मानते हैं। विश्व की जो दूसरी सभ्यता रही है, जो दूसरी स्थिति रही, उनके समान भारत की जो सभ्यता है वो मौजूद रही। और कहीं ना कहीं आज हम देखते हैं कि विश्व में जो बड़ी बड़ी सभ्यताएं थी, अलग सभ्यताएं थी, जो भारत की सभ्यता के समकालीन थी, उनमें से कई चीजें अपनी मूल चीजों को लुप्त देख चुकी, वो समाप्त हो चुकी। लेकिन भारत की जो व्यवस्था है वो आज भी हमें दिखाई पड़ती है, उसी स्थायित्व के साथ दिखाई पड़ती है, उसी सुदृढ़ता के साथ दिखाई पड़ती है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि भारतीय समाज की सबसे बड़ी विशेषता है
कि ये प्राचीन है, ये स्थायित्वपूर्ण है, ये सुदृढ़ व्यवस्था है दोस्तों। इसके बाद हम सेकंड नंबर पे देखें तो निरंतरता हम देखें। निरंतरता को संदर्भ में हम ये देख सकते हैं कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता हमने देखा। अब सिंधु सभ्यता में हम अलग प्रकार की व्यवस्था देख रहे थे, यहां हम लोग नगरीय व्यवस्था देख रहे थे, एक प्रकार से पूरा नगरीय सिस्टम हमें देखने को मिला। इसके बाद हम लोगों ने देखी कौन सी सभ्यता, वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता जब हमने देखी तो हमने कहा कि यहाँ पर कौन आए थे, आर्य आए थे। अब सोचिए कि आर्यों ने इनको खत्म करके एक नई सभ्यता स्थापित की, जहां एक और सिंधु सभ्यता नगरीय थी, वहीं दूसरी ओर ये वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। तो यहां पर हमारा समाज की एक निरंतरता मौजूद रही। क्या मौजूद रही, आप यहां से यहां आए स्थायित्व के साथ। फिर आपने देखा कि जैनिज्म का कॉन्सेप्ट आया, आपने देखा कि बौद्ध का कॉन्सेप्ट आया, हमारी व्यवस्था चलती रही। आपने देखा कि भारत में विदेशी लोगों का आक्रमण हुआ है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि यूनानी आए थे, जैसे हम देखते हैं हिंद यूनानी आए थे, जैसे हम देखते हैं कि शक आए थे, पहलव आए थे, कुषाण आए थे। इतने सारी विदेशी ताकतें हमारे देश में आई। हमने क्या किया, इनको अपनी स्थिति में मिला लिया, हमने इनको अपने भीतर घुला मिला दिया, इनका स्वतंत्र अस्तित्व खत्म हो गया। ये पूरी तरीके से भारतीय संस्कृति में रज बस गए थे दोस्तों। यहाँ पर हमारी निरंतर बनी रही। फिर हम लोगों ने गुप्त काल का, मौर्य काल का सामाजिक व्यवस्था देखी। एक समय ऐसा आया जब हमारे देश में मुस्लिम आक्रांताओं का आक्रमण हुआ था। इन्होंने काफी कोशिश की हमारी व्यवस्था को खत्म करने की, इसके बावजूद हमारा सिस्टम निरंतर चलता चला गया। उसके बाद हमको प्रभावित करने का प्रयास किसने किया, अंग्रेजों ने प्रयास किया। अंग्रेजों ने भी बाद में खूब प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद हम हमारी मूल चीजों को नहीं छोड़ पाए। इसका मतलब हमारे समाज में निरंतरता है, और हमारे समाज में, हमारी व्यवस्था में जो निरंतरता है वो इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। इतने कुछ उथल पुथल के बाद भी हम हमारी विशेषताओं को, हमारी चीजों को, हमारे मूल को नहीं छोड़ रहे हैं दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है, ये भारतीय समाज की ही विशेषता हो सकती है, ध्यान रखेंगे। वहीं दूसरा है लचीलापन और सहिष्णुता देखने को मिलता है। जब इतने सारे लोग हमारे पास आए तो हमने इनकी चीजों को सहिष्णु, हमने इनको सहन किया है, हमने लचीलापन दिखाया है, हमने इनके अनुरूप चीजों को ढाला, इनको अपने भीतर समाहित किया और एक नई व्यवस्था के तहत हम आगे चलते चले गए। वरना अगर हम लचीलेपन में नहीं होते तो हो सकता था कि इस समय या मुस्लिमों के समय या अंग्रेजों के समय हमारी व्यवस्था तहस नहस हो जाती। लेकिन नहीं, हमारी सामाजिक व्यवस्था का जो लचीलापन रहा, फ्लेक्सिबिलिटी रही, उसकी वजह से हम लगातार बने रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें ग्रहणशीलता। हमने जो तत्व बेहतर समझे वो तत्व हमने दूसरों से ग्रहण भी किए। हमने किसी और की अच्छी बातों को हमारे सामाजिक व्यवस्था में स्वीकार करने से मना नहीं किया, हमने उसको एक्सेप्ट किया। जैसे हमने देखा कि एक समय तक हमारे देश में सामाजिक व्यवस्था में एक बहुत बड़ी गंभीर कुरीति चलती थी। वो कुरीति क्या थी, उस कुरीति को हम बोलते हैं कि वो सती प्रथा की थी। और हमने देखा कि भाई सती प्रथा गलत है, तो हमने एक आधुनिक तथ्य को अपनाया, सती प्रथा को हटा दी। हमने विधवा पुनर्विवाह को एक समय तक अमान्य किया, लेकिन हमको लगा कि विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए, इससे स्त्रियों की दशा सही होती है, हमने उस चीज को अपनाया। मतलब हमारे अंदर एक ग्रहणशीलता है। ये ग्रहणशीलता भारतीय समाज को और वैश्विक स्तर पर एक बेहतर समाज के तौर पर स्थापित करती है दोस्तों, याद रखिएगा। तो हम हमारे समाज की जब बात करते हैं, प्राचीन देखते हैं, निरंतरता देखते हैं, लचीलापन, सहिष्णुता देखते हैं और ग्रहणशीलता इसकी देखते हैं, जो इसके बहुत महत्वपूर्ण अंग के तौर पर। अब यहां हम देखें तो हमें यहां दिखाई पड़ेगा कि अगला नेक्स्ट जो होगा वो हमें दिखाई पड़ेगा कर्म का सिद्धांत। भारतीय समाज में कर्म के सिद्धांत को महत्व दिया जाता है। कर्म के सिद्धांत की हम बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, ये हमारे यहां पर बहुत मान जाए। कर्म को हमारे यहाँ पर महत्व दिया जाता है। हम यहाँ अपेक्षा करते हैं लोगों से, हमारे समाज में, कि आप बेहतर कर्म करिए। आज आप जैसे कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलने वाला है। इसलिए बेहतर कर्म करने के लिए हम बहुत लोगों को प्रेरित करते हैं। तो कर्म के सिद्धांत का हमारे समाज में बहुत ज्यादा महत्व होता है। वहीं हमारे समाज में आपको संयुक्त परिवार की व्यवस्था देखने को मिलती है। अगर हम भारतीय समाज में जाएं तो हमें यहाँ
ये संयुक्त परिवार की व्यवस्था देखने को मिलती है, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं कि माता पिता भी होते हैं, उनके संतानें भी होती हैं, संतानों की पत्नियां भी होती हैं, उनके बच्चे भी यहाँ शामिल होते हैं। तो इस प्रकार का एक बड़ा परिवार, संयुक्त परिवार जो है वो भारतीय समाज की विशेषता के तौर पर हम देखते हैं। ये विशेषता विशेष तौर पर हमें ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलती है। जैसे जैसे हम आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, हम इस संयुक्त परिवार से एकल परिवार की व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कारण है कि भारत का जो समाज है वो लचीलापन है, भारत का जो समाज है वो ग्रहणशीलता पर आधारित है। तो ये चीजें हम हमारे अंदर समाहित करके चल रहे हैं। जाति प्रथा की बात करें तो भारतीय समाज में ये जड़ में स्थित है जाति प्रथा। भारतीय समाज में एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यवस्था हमको जाति देखने को मिलती है। समाज जो है वो अलग अलग जाति में विभाजित है। जाति तो ठीक है, अलग अलग उपजाति में भी भारतीय समाज हमें विभाजित देखने को मिलता है, और जाति के हिसाब से हमारे यहाँ पर बर्ताव जो है वो भी किया जाता है। तो इसका मतलब है कि भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता के तौर पर हम किसको देखते हैं, जाति को देखते हैं। धार्मिक विविधता की बात करें तो भारतीय समाज की बहुत बड़ी विविधता है, धार्मिक विविधता। भारत में हम लोगों को मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, यहूदी सभी धर्म यहाँ रहते हैं, और बहुसंख्यक के तौर पर जब हिंदू की बात करते हैं तो ये सनातनी धर्म जो है वो इतना विशाल धर्म है कि इन सभी को एक साथ लेकर सामंजस्य के साथ यहाँ हमारे समाज में रहते हैं। तो ये हम लोगों को एक बहुत बड़ी विशेषता हमारे समाज में देखने को मिलती है। कौन सी? कि हमारे समाज में जो धार्मिक विविधता है, उस धार्मिक विविधता के बाद भी कहीं ना कहीं समाज जो है वो एक बेहतर सुदृढ़ परिस्थिति में मौजूद है दोस्तों, बराबर। चलिए, तो एग्जाम में पूछेगा भारतीय समाज की विशेषताएं, तो आपको ये सारी विशेषताएं पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और विशेषताओं को हम देखते हैं। जैसे हमने देखा वर्ण व्यवस्था, हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था आधार है। 4 वर्ण हम लोगों को हमारे सामाजिक व्यवस्था में देखने को मिलते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ये जो वर्ण है, ये व्यवस्था हम लोगों को जन्म आधारित देखने को मिलती है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन प्रारंभ जब हुआ था तो ये वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? कर्म आधारित थी। वर्ण व्यवस्था हमारे यहाँ पर देखने को मिलती है। सामाजिक व्यवस्था का आधार अगर कुछ है तो वो वर्ण व्यवस्था ही होता है। सामाजिक व्यवस्था के आधार के तौर पर आप वर्ण व्यवस्था को देखते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है आश्रम व्यवस्था। दोस्तों, आश्रम व्यवस्था जो है इसका भारत के समाज में बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। आश्रम व्यवस्था की हम बात करें दोस्तों, तो हमारे यहाँ पर जो शास्त्रीय परंपरा है, हमारी जो शास्त्रीय परंपरा है, इस शास्त्रीय परंपरा में आश्रम व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कितने आश्रम देखने को मिलते हैं? हमारे शास्त्रीय परंपरा में 4 आश्रम देखने को मिलते हैं, और इन 4 आश्रमों का निर्धारण किसके आधार पर हुआ है? आयु के आधार पर हम देखते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें आपको अलग अलग कर्म करने होते हैं। हम जनरली क्या कहते हैं कि 100 वर्ष की आयु, तो ये 100 वर्ष की आयु हमारे शास्त्रों में आधार मान ली गई है। इस 100 वर्ष की आयु को आप अलग अलग 4 भागों में बांटते हैं। एक आप देखते हैं 25 वर्ष तक, दूसरा आप देखते हैं 25 से 50 वर्ष तक, तीसरा आप देखते हैं 50 से 75 वर्ष तक, चौथा आप देखते हैं 75 से 100 वर्ष तक। तो ये 4 श्रेणी में आपने इस पूरी आयु को डिवाइड किया गया है। और हमारी शास्त्रीय परंपरा में जो आश्रम व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, इसमें 100 वर्ष की आयु जो है वो मान ली गई है। ये ध्यान रखिएगा, इसलिए हम बोलते हैं 100 साल जियो। आशीर्वाद में भी कहते हैं ना 100 साल जियो, क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका आधार हमारे शास्त्र रहे हैं दोस्तों। यहाँ जो 25 वर्ष तक का आश्रम है, ये पहला आश्रम है जिसको हम कहते हैं दोस्तों, इसको हम कहते हैं ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्मचर्य का जो आश्रम है, ये प्रथम आश्रम होता है। प्रथम आश्रम कौन सा है? ब्रह्मचर्य का आश्रम है। और ब्रह्मचर्य की जो अवधि है वो अलग अलग वर्ण में अलग अलग है। जैसे ब्रह्मचर्य की अवधि में बात करूं ब्राह्मणों में, तो ब्राह्मण में ये ब्रह्मचर्य की अवधि 8 वर्ष से शुरू होती, 8 वर्ष से 25 तक, ठीक है। वहीं अगर मैं इसकी अवधि बात कर लेता हूं किसमें? क्षत्रियों में, तो वहां हमें इसकी अवधि अलग दिखाई पड़ जाती है क्षत्रियों में या वैश्य में। जैसे कि यहाँ हमें एक जगह 12 वर्ष से 25 वर्ष इसकी अवधि देखने को मिलती है। तो ये अलग अलग अंतर है, ठीक। इसके हिसाब से है, तो याद रखिएगा कि ये ब्रह्मचर्य की जो अवधि है
ये वर्ण के हिसाब से, वर्ण के अनुसार ये है। क्यों? क्योंकि यहां पर ब्रह्मचर्य जो आपको जीना है, इसमें पढ़ना लिखने का काम किया जाता है, पठन पाठन का जो काम किया जाता है वो ब्रह्मचर्य के दौरान किया जाता है। ये माना जाता रहा है कि इस अवधि में बच्चे को एक उम्र के बाद गुरुकुल भेज दिया जाता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए। वहां वो शिक्षा ग्रहण करता है 25 साल तक, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद फिर उसकी घर वापसी होती है। 25 साल की उम्र तक वो गुरुकुल में ही रहेगा, सारे गुरुकुल में गुरुजी के अनुसार काम करेगा, नियमों के पालन करेगा, जैसा वो रखेंगे वैसा रखेंगे, और उसके बाद वहां शिक्षा भी ग्रहण करेगा। यहाँ शस्त्र और शास्त्र सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। तो ये ब्रह्मचर्य का समय होता था, जो अलग अलग वर्ण में अलग अलग होता था। इसमें ब्राह्मणों को ज्यादा समय बिताना होता था, क्योंकि उनका काम ही होता था वर्ण के अनुसार हम देखें पढ़ने पढ़ाने का काम। याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं हम कहें कि ये 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। जब ब्रह्मचर्य के बाद बच्चा घर आता था तो उसका होता था गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में शादी ब्याह करना और बाकी सब चीजों को की जाती थी। 50 वर्ष की उम्र तक गृहस्थ आश्रम की अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता था जो भी व्यक्ति है वो। उसके बाद 50 से 75 वर्ष जो होता है ये वानप्रस्थ माना जाता था, और 75 से 100 जो होता है वो सन्यास के तहत माना जाता था। सारी मोह माया को छोड़कर ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाते थे जब तक कि मृत्यु नहीं होती थी तब तक। तो ये 4 आश्रम हमारे इस पूरे सिस्टम में देखने को मिलते हैं, याद रखिएगा, शास्त्रीय परंपरा में। और ये भारतीय सामाजिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण विशेषता के तौर पर हम इसे देखते हैं। एक और सब में महत्वपूर्ण विशेषता है विविधता में एकता। देखिए हमारे देश में जाति की विविधता है, हमारे देश में धर्म की विविधता है। विविधता का मतलब हो गया भिन्नता। कई प्रकार की जातियां हमारे यहाँ है, कई प्रकार के धर्म हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ हमें कई प्रकार की भाषा अलग अलग देखने को मिलती है, हमें अलग अलग प्रकार के भोजन देखने को मिलते हैं, हमें अलग अलग प्रकार के वस्त्र देखने को मिलते हैं, हमें अलग अलग प्रकार के परंपरा, त्योहार, ट्रेडिशन देखने को मिलते हैं। इन सब के अलावा हम लोगों को अलग अलग प्रकार के प्रजातीय व्यवस्था देखने को मिलती है। अगर हम प्रजातीय व्यवस्था की बात करें तो दक्षिण भारत के लोग, उत्तर भारत के लोग, उत्तर पूर्व के भारत के लोग, जो उनकी बनावट है, शारीरिक संरचना है, उसमें भी हमको विविधता देखने को मिलती है। इसके बावजूद हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के तौर पर रहते हैं। तो ये भारतीय समाज की बहुत बड़ी विशेषता है कि हम विविधता में भी एकता को कायम किए हुए हैं। और अगली विशेषता है दोस्तों पुरुषार्थ। मैंने आपको बताया कि पुरुषार्थ जो है वो हमारी शास्त्रीय व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण अंग है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और भारतीय समाज में पुरुषार्थों का बहुत ही गहरा महत्व होता है, क्योंकि हमारी सामाजिक व्यवस्था में जो लोग होते हैं, जो मानव है, उसका लक्ष्य ही होता है इन पुरुषार्थों की प्राप्ति। मतलब इंसान जो है भारत में वो अपनी जन्म से लेकर मृत्यु तक इन पुरुषार्थों को साधने में लगा होता है। एक प्रकार से ये आपके जीवन के क्या होते हैं, लक्ष्य होते हैं, जिसमें आप धर्म की बात करते हैं, जिसमें आप अर्थ की बात करते हैं, जिसमें आप काम की बात करते हैं, जिसमें आप मोक्ष की बात करते हैं। ठीक है, इनको साधना ही यहाँ पर काम होता है। आप जो भी काम करते हैं, जो व्यवस्था करते हैं, वो इन पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए करते हैं। इसलिए हम भारतीय समाज में पुरुषार्थ को हम एक महत्वपूर्ण विशेषता के तौर पर, एक अंग के तौर पर देखते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने क्या बात की कि समाज की भारतीय संकल्पना क्या है। समाज की भारतीय संकल्पना में हम लोगों ने 2 चीजों को देखा, एक तो पारंपरिक और एक आधुनिक। उसके बाद हमने भारतीय समाज की विशेषताओं को देखा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि समाज से आप क्या समझते हैं, भारतीय समाज की विशेषताएं लिखिए, तो आपको इन विशेषताओं में से एक एक लिख देनी, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका कुटुंब। दोस्तों कुटुंब जो है ये पहले यूनिट के पहले टॉपिक के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। अब हमको यहाँ समझने की जरूरत है कि कुटुंब क्या है। अभी तक आप क्या कर रहे हैं, अभी तक आप सुनते चले आ रहे थे। जैसे G20 का सम्मेलन हुआ, वहां पर थीम रखी गई थी वसुदेव कुटुंबकम, है ना, 1 अर्थ 1 फ्यूचर। तो कहीं ना कहीं वसुदेव कुटुंबकम वहां पर भी शब्द यूज हुआ, कुटुंब। इसके अलावा आप सुनते चले आ रहे हैं कि हमारे कुटुंब में ऐसा होता है वैसा। तो आपने ये कुटुंब शब्द सुना बार बार है,
लेकिन इसका मतलब नहीं पता, और ये तो सोचा ही नहीं होगा कि एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है। मैंने आपको पहले ही कहा कि समाजशास्त्र जो है वो एक जीवंत सब्जेक्ट के तौर पर आप देख रहे हैं। आपने बचपन से लेकर बड़े होने तक जो जो स्थिति समाज में देखी है, जो जो शब्द आपने समाज में सुने हैं, उन्हीं सब चीजों को आपको यहाँ पर रेखांकित करना है। यही आपका विषय है। बस आपने उनको एक विषय के तौर पर, उसको डिस्क्राइब करके लिखने के तौर पर नहीं पढ़ा है, तो वो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब जैसे आपने कहा कुटुंब, अब कुटुंब तो आपने सुना ही है, बस इसको आपने एक सब्जेक्ट के तौर पर, एक टॉपिक के तौर पर नहीं पढ़ा है, लेकिन परिचित तो आप हैं। तो यहाँ कुटुंब को आप देखिए कि कुटुंब जो है वो इंडो आर्यन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? इंडो आर्यन भाषा। मैं कहूं कि ये कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का, तो गलत नहीं होगा। कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा। क्योंकि इंडो आर्यन की जो भाषा थी वो संस्कृत ही तो है। विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत भाषा, विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद जो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। तो ये इंडो आर्यन जो भाषा है, इस भाषा के, संस्कृत भाषा के शब्द के तौर पर आप कुटुंब को देखते हो, जिसका अर्थ निकलता है दोस्तों क्या? परिवार। इसका अर्थ क्या निकलता है? परिवार निकलता है। हालांकि परिवार की व्यवस्था से कुटुंब की व्यवस्था में आपको कुछ भिन्नता दिखाई पड़ेगी, और ये क्या डिफरेंसेस हैं, ये डिफरेंसेस में आपको इसी टॉपिक में बताऊंगा कि परिवार और कुटुंब में क्या अंतर होता है। जनरली इसको पर्यायवाची के तौर पर अधिकतर लोग यूज करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। उस डिफरेंस को हम लोग समझेंगे, कुटुंब क्या है और परिवार क्या है। लेकिन यहां पर जब आपसे कुटुंब की परिभाषा कोई पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? कुटुंब क्या है? एक ऐसा समूह जो रक्त संबंधों पर आधारित होता है। कुटुंब क्या है? कुटुंब एक ऐसा समूह है जो रक्त संबंधों पर आधारित होता है। कुटुंब में जो इंपॉर्टेंट चीजें वो क्या होंगी? वो रक्त संबंध होती हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। इसकी विशेषताएं और परिवार से इसकी भिन्नता के साथ में एक साथ आपको डिस्कस करूंगा। लेकिन आप यहां समझ लीजिएगा, एग्जाम में आपको 2 अंक का प्रश्न देगा। वो 2 अंक का प्रश्न देगा कि कुटुंब क्या है, तो आप क्या बताएंगे? कुटुंब एक ऐसा समूह है जो रक्त संबंधों पर आधारित होता है। इसमें रक्त संबंध जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। हालांकि आपको कुटुंब से ही मिलता जुलता एक और शब्द देखने को मिलता है, कौटुंबिक समूह। ये कौटुंबिक समूह जो है, ये भी आपको वर्ड देखने को मिलता है। और जब आप कौटुंबिक समूह की बात करते हैं तो यहां आपको अलग अलग समूह देखने को मिलते हैं, जैसे कि परिवार होता है, जैसे कि कुल होता है, जैसे कि वंश होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं परिवार, कुल, वंश, ये सब क्या है? ये कौटुंबिक समूह है। वैसे आप बोलते हैं बंधु होता है, वैसे आप बोलते हैं बांधव होता है। तो ये आपने शब्द सुने होंगे, बंधु बांधव के साथ कथा कराना, तो कुटुंब के एक समूह की ही व्यवस्था को बता रहा है। तो आपको अलग अलग प्रकार के कौटुंबिक समूह देखने को मिलते हैं। मतलब जो कुटुंब है उसी से संबंधित शब्द है कौटुंबिक समूह। और इस कौटुंबिक समूह में आपको परिवार, कुल, वंश, बंधु, बांधव, ये सब चीजें दिखाई पड़ती हैं। और यहाँ ये जो परिवार है, ये परिवार जो है इसको आप बोलते हैं सबसे छोटा कौटुंबिक समूह। सबसे छोटा कौटुंबिक समूह अगर कुछ है तो वो कौन है? परिवार होता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो यहां आपका टॉपिक क्या है? कुटुंब क्या होता है? तो कुटुंब का मतलब है ऐसा समूह जो रक्त संबंधों पर आधारित होता है। एक कुटुंब शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका साधारण अर्थ निकलता है दोस्तों परिवार। ठीक है, चलिए, तो ये कुटुंब की हम लोगों ने डेफिनेशन पे यहां पर चर्चा कर ली है। अब इसके बाद हम यहां पर देखते हैं कि कुटुंब की विशेषताएं क्या है। कुटुंब की पहली विशेषता है संस्कार। देखिए, जब आप कुटुंब को देखते हो तो कुटुंब में सभी रक्त संबंधी जो होते हैं वो शामिल हो जाते हैं, और इनके माध्यम से जो अगली पीढ़ी है उसको संस्कार जो होते हैं वो ट्रांसफर किए जाते हैं। जैसे कि सहनिवास की बात कर लें, जैसे कि आत्मविश्वास की बात कर लें, जैसे कि उनके बड़ों के साथ या अन्य के साथ व्यवहार की बात कर लें, जैसे कि उनकी सांस्कृतिक क्या व्यवस्था होगी, जैसे कि उनके आचार
विचार क्या होंगे। ये सारी बातें जो होती हैं ये संस्कार के अंतर्गत आती हैं और यही रक्त संबंधियों में दूसरी पीढ़ी को कुटुंब के अंतर्गत ट्रांसफर की जाती है। ये कुटुंब की एक बहुत बड़ी विशेषता है। संस्कार दूसरी पीढ़ी को कुटुंब के अंतर्गत ही दिए जाते हैं, जिससे कि अगली पीढ़ी बेहतर और संस्कारवान बनती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। वहीं अगर आपसे पूछे संस्कार क्या है, तो संस्कार क्या है? संस्कार एक प्रकार के विधि विधान। किस प्रकार के विधि विधान है? जो आपके चरित्र को परिष्करण करके एक सामाजिक मूल्य को अधिरोपित करने का काम करते हैं। वैसे ही संस्कार जो होते हैं वो कुटुंब में एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को देती है। दोस्तों इसके अलावा अनेकता में एकता, अनेकता में एकता की जो भावना है वो कुटुंब के द्वारा ही रोपित की जाती है, ये भी ध्यान रखेंगे। तीसरा है आर्थिक बोझ कम होना। यहाँ पर क्या होता है, कुटुंब में जो रक्त संबंधी होते हैं ये एक साथ रहते हैं, तो यहाँ पर कई लोगों को एक साथ रहने के कारण जो आय है वो आय का जो बोझ है वो एक के ऊपर नहीं बढ़ता, और एक के ऊपर नहीं बढ़ता तो सभी लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से किसी एक व्यक्ति पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ता। और यहाँ से कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि बचत जो होती है उसको बढ़ावा मिलता है, और बचतों को जब बढ़ावा मिलता है तो निवेश को बढ़ावा मिलता है, जिससे कहीं ना कहीं परिवार की कुटुंब की जो आय है उसमें ग्रोथ होती है, देश के हित में होता है। कुटुंब स्त्रियों के सम्मान के लिए बहुत जरूरी है। आज हम देखते हैं कि स्त्रियों में एक प्रकार से असुरक्षा जो है, असुरक्षा का वातावरण हम लोगों को देखने को मिलता है। तो कुटुंब के साथ रहने पर पुरुषों के बीच में इतने सारे व्यवस्था में रहने से स्त्रियों को एक पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो जाते हैं, एक सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिससे कि स्त्रियों में सम्मान का जो भाव है वो बढ़ता चला जाता है। सबको साथ लेकर चलने की भावना कुटुंब में होती है, क्योंकि आप सभी रक्त संबंधी एक साथ रहते हैं, एक साथ सारी व्यवस्थाओं को देखते हैं। इसका मतलब कि सबको साथ लेकर चलने की जो भावना है वो कुटुंब में बढ़ती है। आर्थिक आत्मनिर्भरता की भावना कुटुंब में हमें दिखाई पड़ती है, और समस्याओं का आसान हल यहाँ होता है। जहां आप अगर कुटुंब से बाहर की व्यवस्था देखें एकल में, तो वहां एक व्यक्ति पर सारी चीजें निर्भर करती है। समस्या आ जाती है तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, सोच नहीं पाता कैसे समाधान होगा क्या नहीं होगा, और ऐसी व्यवस्थाएं खत्म होती है, समाज का पतन होता है। लेकिन इस कौटुंबिक व्यवस्था में हम देखें तो समस्याओं का हल आसान होता है, क्योंकि दूसरे लोग साथ होते हैं। समस्या का हल निकालने में, समाधान करने में सभी का उसमें योगदान होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि समस्याओं का आसान हल कुटुंब में मिलता है। और कर्तव्यों का महत्व होता है। देखिए, एक आप बात करते हैं अधिकार की और एक आप बात करते हैं कर्तव्य की। तो कुटुंब में अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। क्यों महत्व दिया जाता है? क्योंकि एक तरफ करने वाले होते हैं किसके लिए, दूसरी तरफ जिनके लिए करना है, तो इनके प्रति एक कर्तव्य निश्चित होता है। अब कुटुंब में क्या हो रहा है कि ये चूंकि ये वाले इनके प्रति कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, तो कल जाके इनके नीचे भी कुछ होगा तो ये भी यहाँ पर क्या करेंगे, कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। तो यहाँ पर कर्तव्यों का महत्व बहुत ज्यादा होता है। तो ये सभी क्या रही, ये सभी हमने कुटुंब की व्यवस्था के अंतर्गत चीजें देखी कि कुटुंब में हम लोगों को क्या क्या चीजें दिखाई पड़ती हैं दोस्तों, क्या इसकी विशेषताएं होती हैं, और किस प्रकार से कुटुंब का ये पूरा व्यवस्था हमें चलती दिखाई पड़ती है। अब हमें यहाँ एक और चीज देखना है, हमें यहाँ देखना है कि परिवार व कुटुंब में क्या अंतर होता है। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि देखो मैंने बताया कि कुछ जगहों पर क्या होता है कि जो कुटुंब है उसको परिवार के बराबर मान लिया जाता है, क्योंकि कुटुंब शब्द का मतलब ही परिवार होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़े बहुत हमें अंतर यहाँ दिखाई पड़ते हैं कुटुंब और परिवार में। तो कुटुंब और परिवार में जो पहला भेद है वो ये है कि कुटुंब में रक्त संबंध शामिल होते। देखिए, कुटुंब में रक्त संबंधियों को शामिल किया जाता है। वहीं इसकी दूसरी तरफ हम किसकी बात कर लें, परिवार की बात कर लें, तो परिवार में क्या होता है, रक्त संबंधी भी शामिल होते हैं और प्लस इसमें अन्य को भी शामिल किया जाता है। रक्त संबंधी प्लस अन्य को शामिल, जैसे कि हम लोग बात कर लें कि माता पिता, माता पिता के अलावा भाई बहन, ये सब किस में हो गए, परिवार में हो गए, है ना। अब यहां पर देखो, इसमें दादा दादी, दादा दादी
ये किसका हिस्सा हो गए, रक्त संबंधी हो गए हैं। यहाँ पर आप माता बहन, मतलब माता के साथ उसकी पुत्री हो गई, पिता के साथ पुत्र हो गया, है ना, माता के साथ पुत्र हो गया, पिता के साथ पुत्री हो गई, है ना, ये पूरा एक एक रिलेशन बनता है, ये रक्त संबंधी हो गया। लेकिन यहां पर हम दूसरी बात कर ले, दामाद, है ना, तो ये क्या हो गया, ये परिवार का हिस्सा हो गया, ये रक्त संबंधी नहीं है लेकिन ये परिवार का हिस्सा हो गया, है ना। यहां पर आप ले लीजिए मामा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये रक्त संबंधी, इसमें आप चाची ले सकते हैं, चाची आपके रक्त संबंधी नहीं है, आंटी जो होती हैं, तो ये क्या हो गया, इनको भी आप परिवार में शामिल करते हो। तो परिवार में क्या होता है, एक व्यापकता दिखाई पड़ती है। तो परिवार में क्या हो गया है कि रक्त संबंधी भी होते हैं और अन्य को भी शामिल करते हैं, जबकि कुटुंब में केवल रक्त संबंधियों को शामिल किया जाता है। ये पहला अंतर हो गया है। दूसरा देखिए कि परिवार के सदस्यों का एक ही आवास होता है। जो परिवार के सदस्य हैं वो एक ही छत के नीचे लेते हैं, मतलब इनका घर जो होता है वो एक होता है, इनका घर एक होता है। जबकि हम लोग कुटुंब में बात करें तो हो सकता है कि एक ही कुटुंब के लोग हैं, कुछ लोग गांव में रहते हैं, कुछ लोग शहर में रहते हैं, कुटुंब उनका एक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट हम लोगों को अंतर दिखाई पड़ता। तीसरा है, परिवार का स्वरूप आवास के नियमों से प्रभावित होता है। घर में आप एक ही परिवार में रह रहे हैं तो वहां के आपको नियम देखने पड़ेंगे, उन नियमों के हिसाब से चलना पड़ेगा। जबकि कौटुंबिक समूह जो होते हैं वो वंशानुगत नियम से चलते हैं। तो ये परिवार और कुटुंब में आपको अंतर देखने को मिलता है। तो एग्जाम में आपसे पूछेगा कि कुटुंब से आप क्या समझते हैं, परिवार और कुटुंब में क्या अंतर होता है, स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न आप लिखकर मुझे टेलीग्राम भेजिएगा, हम उस उत्तर को चेक करके आपको वहां रिप्लाई करेंगे। क्या प्रश्न है कि कुटुंब से आप क्या समझते हैं, परिवार और कुटुंब में भेद स्पष्ट कीजिए। 7 अंक के प्रश्न के उत्तर के तौर पर आपको ये लिखना है। 60 वर्ड्स में आपको ये लिखने का प्रयास करना, लिखकर मुझे भेजिएगा, ठीक है। तो यहां हम लोगों ने आज के लेक्चर में क्या समझा कि समाज की भारतीय संकल्पना क्या है, भारतीय समाज की विशेषताएं क्या है, कुटुंब क्या है, कुटुंब की विशेषताएं क्या है और कुटुंब और परिवार में क्या अंतर होता है। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है दोस्तों वो आता है परिवार। और परिवार की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो यह याद रखिएगा कि परिवार जो है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है। किससे निकला हुआ है, लैटिन भाषा के शब्द से निकला हुआ है। जिस लैटिन भाषा के शब्द की हम बात करते हैं उसका मतलब है फेमिलिया। क्या शब्द है, फेमिलिया, या फिर हम बोल सकते हैं फेमिलस, फेमिलस या फेमिलिया, ये शब्द है लैटिन भाषा के, इनसे निकला है परिवार शब्द, फैमिली जो फैमिली है वो इनसे निकला हुआ है। तो एग्जाम में पूछे कभी कि परिवार शब्द कौन सी भाषा से निकला है, तो लैटिन भाषा के शब्द फैमिलिया या फेमिलस, दोनों में से जो आपको उचित लगे वो कर लीजिएगा, दोनों ही इसके लिए प्रयुक्त होते हैं, इससे निकला हुआ है। और इसका बोल सकते हैं कि अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है घर के सभी सदस्य। इसका मतलब होता है घर के सभी सदस्य। इसमें किसको शामिल कर लेंगे आप, माता, पिता, भाई, बहन, साथ साथ इसमें दास जो आपका होता है, नौकर जो होता है, उसको भी यहां पर शामिल कर लिया जाता है व्यवस्था के अनुसार। तो ये परिवार के अंतर्गत हम लोग चीजें देखते हैं कि परिवार का क्या अर्थ होता है। और यहां अगर हम परिवार की परिभाषा की बात करें तो परिवार की जो परिभाषा है वो 2 अर्थ में हम लोगों को देखनी है। एक तो हमको देखनी है कि परिवार का समाज शास्त्रीय अर्थ या परिभाषा क्या होती है, और दूसरे हमको देखना है इसकी जैविकीय परिभाषा क्या होती है। तो अगर हम इसकी जैविकीय परिभाषा की बात करते हैं तो जैविकीय परिभाषा में हमको परिवार क्या मिलेगा कि ये ऐसा समूह है जो स्त्री पुरुषों का होता है। ये स्त्री पुरुष पति पत्नी के रूप में समूह के तौर पर रहते हैं। ये जो पति पत्नी होते हैं ये यौन संबंध बनाते हैं, यौन संबंधों के माध्यम से इनकी संतानें जो होती हैं उनको सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है। तो ये क्या हो गया, इसकी जैविकीय परिभाषा हो गई। वहीं समाजशास्त्रीय परिभाषा की हम बात करें तो पति पत्नी का समूह है जो रक्त या गोद लेने के आधार पर संबंध स्थापित होते हैं, और इसमें लिंग और आयु के हिसाब से कर्तव्यों का विभाजन किया जाता है। ये इसकी समाजशास्त्रीय परिभाषा हो गई। तो ये हम लोग परिवार की परिभाषा देखते हैं। परिवार शब्द लैटिन भाषा के शब्द फैमिलिया से निकला हुआ है। अब हमें यहां समझना है कि परिवार जो है, परिवार जो भारत की सामाजिक व्यवस्था के अध्ययन का एक आधारभूत स्तंभ है। परिवार जो है वो कितने प्रकार का होता है,
परिवार के गठन के आधार क्या हो सकते हैं, परिवार की विशेषताएं क्या हो सकती हैं, परिवार के प्रकार क्या हो सकते हैं, परिवार के प्रकारों में हम संरचना की बात करेंगे, एकल परिवार क्या होता है, संयुक्त परिवार क्या होता है, एकल परिवार की क्या विशेषताएं हैं, एकल परिवार के क्या दोष हैं, एकल परिवार से संयुक्त परिवार अगर बढ़ना है तो कैसे होगा, वहीं संयुक्त परिवार क्या होता है, संयुक्त परिवार की विशेषताएं, उसके गुण, उसके दोष, और संयुक्त परिवार से एकल परिवार में परिवर्तन की स्थिति को देखना, उसके कारक को समझना है। तो ये सभी टॉपिक जो होंगे वो परिवार के टॉपिक में हम लोग कंप्लीट करेंगे, लेकिन ये हम देखेंगे दोस्तों अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम इतने डिस्कशन करेंगे। कल का हमारा लेक्चर होगा परिवार, जिसका मैंने आपको थोड़ा सा परिचय दे दिया है। कल के लेक्चर में हम परिवार के इस पूरे लेक्चर को डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो लगातार जुड़े रही है हमारी इस लेक्चर सीरीज से। समाजशास्त्र की ये विषय चल रहा है। जल्द इस YouTube पर, जैसा कि मैंने प्री के लेक्चर के दौरान कहा था, कि हम लोग पेपर 1, 2, 3 तीनों पर डिस्कशन करेंगे। पेपर सेकंड पे हम लोग का डिस्कशन चल रहा है सोशियोलॉजी का। अब हम लोग पेपर 1 का ज्योग्राफी और हिस्ट्री का डिस्कशन भी जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो लगातार इस लेक्चर सीरीज से जुड़े रहिए। मिलता हूं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों, जय श्री राम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।